हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। दोस्तों, अगर आप यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तो अगले 180 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज है हमारा डे 4 और आज हम बात करेंगे पॉलिटी की, जिसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 की। अगर आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा तो आप वह यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 की और 5 की। तो बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि है संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, भारतीय संविधान का दर्शन, मूल आदर्श और उद्देश्य ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पेपर्स के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे दर्शन की। तो दर्शन का मतलब होता है सोचने का तरीका या हमारे गहरे विचार। संविधान के दर्शन का मतलब होता है कि हमारे जो संविधान को बनाने वाले महान नेता थे उनकी सोच क्या थी, वे देश को कैसा देखना चाहते थे। और मूल आदर्श की बात करें तो वे सबसे जरूरी बातें या सिद्धांत जिन्हें हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और हर हाल में पाना चाहते हैं, जैसे सच बोलना, सबको बराबर समझना इत्यादि। अब यहाँ पर बात करेंगे प्रस्तावना की, यानी कि प्रियम्बल की। यहाँ पे इसका मूल अर्थ है कि भारतीय संविधान की भूमिका या प्राकथन ये इसकी भांति है। इसमें संविधान के आदर्श, उद्देश्य, सरकार के स्वरूप और संविधान के स्रोत, इसके लागू होने की तिथि का संक्षेप में उल्लेख होता है। प्रस्तावना का मूल अर्थ यही होता है। अब किसी भी आप किताब में, बुक में, एनसीईआरटी की बुक में आप एक या दूसरे या तीसरे पेज में आपको संविधान की यहाँ पे प्रस्तावना मिल जाएगी। तो आप उसका एक बार देख सकते हैं डायग्राम कैसा है और उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भूमिका। अब बात करेंगे प्रसिद्ध न्यायविद N.A. पालकीवाला। इन्होंने क्या किया, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो N.A. पालकीवाला। ठीक है। अब बात करेंगे इसमें प्रस्तावना का जो उद्गम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक है। और यहीं से उसे उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक। बात करें इसमें प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, अमेरिकी संविधान से लिया गया और इसकी भाषा व स्वरूप क्या है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। ठीक है। और प्रस्तावना की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका उल्लेख है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारी प्रेम्बल है किसी भी बुक के सामने पे आपको हर पेज में मिल जाए, हर बुक में आपको मिल जाएगा। इसमें उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और उन सभी में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख है 26 नवंबर 1949 इसको ऐतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। कहने का मतलब ये पूरा परफॉर्मा जो है प्रस्तावना का है, उद्देशिका का है भारत का। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, एग्जाम में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि ये शब्दों का अर्थ क्या है, ये शब्द कब जोड़े गए थे, कैसे जोड़े गए थे। और यहाँ पे जो संविधान की उद्देशिका है प्रस्तावना, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की है और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना यानी कि 5 प्रकार की यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की है। यानी कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। और समानता कितने प्रकार की, यानी कि समता 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये आपको ये देखने वाली बात है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार के स्वतंत्रता है और कितने प्रकार की समानता की बात कर रखी है प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। अब हम बात करेंगे इसके जो यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी पंथ निरपेक्ष है, एक एक करके इन सब की हम बात करने वाले हैं। जिसमें पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेन कंट्री। इसकी हम बात करें तो जो प्रभुत्व संपन्न होता है इसका अर्थ यह है कि भारत क्या एक पूर्ण स्वतंत्र देश है। इसका मतलब ये अपने जो आंतरिक और बाहरी यानी कि वैदेशिक यानी कि विदेशी मामले होते हैं, ये किसी भी बाहरी दबाव या प्रतिबद्धता यानी कि रिस्ट्रिक्शन के बिना पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से निर्णय यहाँ पे लेने में सक्षम होता है, सर्वोच्च होता है। अब इसमें
आंतरिक मामलों की स्वतंत्रता की बात करें तो देश के भीतर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में बिना किसी हस्तक्षेप के यहाँ पे स्वतंत्र यहाँ पे अपने निर्णय लेने की क्षमता यह रखता है। इसी को बोलते हैं सोवरेन कंट्री। इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। बाहरी मामलों की स्वतंत्रता की बात करें तो किसी मित्र देश हो या शत्रु देश हो, इसके प्रति नीति बनानी हो या वैश्विक संध्या करनी हो या कोई समझौते करने हो, तो इसके लिए भी इसको पूर्ण आजादी शामिल इसमें होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता की बात करें तो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ या यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इनकी सदस्यता भी भारत की स्वेच्छा पर निर्भर करती है कि हम इसकी सदस्यता लेना चाहें या न लेना चाहें। और इन संगठनों के नियम पर भारत पर अपनी अनिवार्य रूप से बाध्यकारी नहीं होती है, यानी कि किसी को यहाँ पे बाध्यकारी नहीं है कि ये लेना ही है या नहीं लेना है इनका सदस्यता। ठीक है, भारत जब चाहे इनसे अलग भी हो सकता है, तो ये इसकी मर्जी होती है। इसी को बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। व्यवहारिक उदाहरण की बात करते हैं। यदि भारत सरकार देश के आंतरिक सीमा में कोई कानून बनाती है या किसी देश के साथ व्यापारिक संधि करती है, तो वो किसी विदेशी ताकत या अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आदेश को मानने के लिए यहाँ पे विवश नहीं है कि उसका ही आदेश हमें मानना पड़ेगा तब जाके हम यहाँ पे कर सकते हैं काम। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें अब जो दूसरा शब्द है वो है समाजवादी शब्द प्रस्तावना में। तो समाजवादी का अर्थ क्या होता है? ऐसा समाज या ऐसी विचारधारा जिसमें क्या है, समाज में समानता के सभी आयाम, जिसमें क्या होते हैं, संपत्ति, संसाधन, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, इनको बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय समाजवाद मुख्य रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू जी के विचारों से प्रभावित है। अब इसी क्रम में देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे भारतीय जो लोकतंत्र है वो समाजवाद में सार्वजनिक क्षेत्र पे यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट क्षेत्र में दोनों का क्या है, सह अस्तित्व, यानी कि दोनों जगह पे होता है। इसका मतलब इसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, प्राइवेट सेक्टर में भी है और सरकारी सेक्टर में भी है। सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र की तुलना में हमेशा वरीयता दी जाती है ताकि क्या है, लोक कल्याण यहाँ पे सुनिश्चित हो सके। बात करेंगे इसके बाद, इसका उद्देश्य क्या है, समाज में आय और जीवन स्तर की असमानता जो है और गरीबी है और बीमारी है, इनको कम करना और धन का जो केंद्रीकरण है यानी कि सेंट्रलाइजेशन है, एक ही के पास धन ज्यादा ना हो जाए, उसको यहाँ पे रोकना इसका उद्देश्य है। बात करेंगे यहाँ पे वंचितों का कल्याण। तो यहाँ पे मजदूर वर्ग, वंचित और समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनका उत्थान करना भारतीय समाजवाद का मूल तत्व है। बात करेंगे इसमें पूर्ववर्ती योजना आयोग, और जो पहले योजना आयोग था अब क्या हो गया, नीति आयोग बन गया उसका वर्तमान में यहाँ पे 2015 से। तो लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को क्या है प्रदर्शित करता है। उदाहरण देख लेते हैं इसमें, जो भारत में जो सरकारी बसें हैं, ट्रेनें हैं और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, दोनों क्या है साथ में काम करती हैं, परंतु क्या है सरकार गरीबों के कल्याण के लिए मुफ्त राशन और स्वास्थ्य योजनाएं भी यहाँ पे चलाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का यहाँ पे है। अब अगला शब्द जो था यहाँ पे पंथ निरपेक्षता था, यानी कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, जो कि इसका अर्थ होता है धर्म और राजनीति का पूर्ण रूप से पृथक्करण, यानी कि अलग अलग। इसका तात्पर्य कि भारतीय जो सरकार है, राज्य सरकार ने भारतीय राज्य जो कि सरकार की बात होती है यहाँ पे, इसका कोई अपना राजकीय या आधिकारिक धर्म नहीं होगा और राज्य की नजर में सभी धर्म के यहाँ पे होंगे, समान होंगे। इसमें समान व्यवहार की बात की गई है, जो कि राज्य द्वारा धर्म के नाम पर किसी भी देश के किसी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाएगा। और इसमें मूल अधिकारों में स्थान भी दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, अब ये इसकी बात हम आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे। फिलहाल ये पंथ निरपेक्षता का यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो इसलिए हम देखेंगे। इसके तहत क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता और संरक्षण यहाँ पे प्राप्त है। संविधान की सर्वोच्चता की बात करें तो भारत में किसी भी धार्मिक ग्रंथ की तुलना में क्या है, संवैधानिक सर्वोच्चता को सर्वोपरि यहाँ पे वरीयता दी गई है। और संशोधन की बात करें यहाँ पे, तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। ठीक है, अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो ये हमारी उद्देशिका है ना, यानी कि प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जो शब्द यहाँ पर है ये नहीं था। तो जो ये शब्द है पंथ निरपेक्ष शब्द, ये संविधान संशोधन की क्रिया के द्वारा जोड़ा गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल इसका, पंथ निरपेक्षता का एग्जाम्पल। भारत सरकार ना तो हिंदू धर्म को और ना ही किसी अन्य धर्म को राजधर्म यहाँ पे घोषित कर सकती है। सरकारी स्कूलों में भी किसी एक विशेष धर्म की धार्मिक शिक्षा देना यहाँ पे पूर्णतः प्रतिबंधित है। अब बात करेंगे अगला जो टर्म है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि डेमोक्रेट। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जो शासन संचालन की वास्तविक शक्ति या संप्रभुता है वो देश की जनता के हाथों में निहित होती है।
यानी कि आप जब वोट डालते हैं तो आप ही क्या है, वो सरकार जो होती है उसको चुनते हैं और वो सरकार ये मतलब सारा सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट करती है। यहाँ पे भारत में जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार है वही शासन करती है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे जो वो आता है पहले से, यहाँ पे जो राजशाही वाला शासन है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। वो नहीं है जैसे कि राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे लोकतंत्रात्मक है, यानी कि यहाँ पे लोग शासन जो सरकार होती है वो चुनी जाती है जनता के द्वारा। यहाँ पे बात करेंगे लोकतंत्र के प्रकार की, तो यहाँ पे मुख्य रूप से दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में है जैसा लोकतंत्र है। इसके साधन क्या होते हैं, परिप्रेक्षा, पहल यानी कि इनिशिएटिव, और वापस बुलाना यानी कि राइट टू रिकॉल और जनमत संग्रह, इसके क्या होते हैं यहाँ पे साधन होते हैं। कहने का मतलब है परिप्रेक्षा या जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सरकार जो होती है ना वो किसी फैसले पे या किसी कानून के बड़े फैसले पर नेताओं से पूछने के बजाय क्या करती है, सीधे यहाँ पे देश की जनता से पूछती है, हाँ या ना में वोट डलवाती है, तो उसको बोलते हैं जनमत संग्रह या परिप्रेक्षा। और इसका ठीक उल्टा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कि जैसे हमारे भारत में होता है। यहाँ पे प्रतिनिधि क्या करते हैं, शासन करते हैं। जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, नेता लोग चुने जाते हैं, वही लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं। अब भारतीय संविधान ने अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, जहां पे क्या है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति यहाँ पे जवाबदेही होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट आयाम की। यहाँ पे जो प्रस्तावना में लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है, ये केवल राजनीतिक लोकतंत्र का यहाँ पे फिक्स नहीं है। यहाँ पे इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी इसमें शामिल होता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मत यहाँ पे देखें तो राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखें हम तो भारत में हर 5 वर्ष में होने वाले जो चुनाव हैं, इस व्यवस्था का सजीव प्रमाण यहाँ पे है, जहां पे जनता वोट डालकर सरकार को चुनती है। अब यहाँ पे बात करेंगे गणराज्य की संकल्पना यानी कि गणतंत्र रिपब्लिक की। इसकी बात करें तो ये देश का जो सर्वोच्च प्रमुख होता है, जैसे कि भारत में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ये कोई वंशानुगत यानी कि राजा नहीं होता, राजा का बच्चा नहीं होता, यानी कि राजा का लड़का वंशानुगत नहीं होता। ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, यानी कि चुना जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष है यानी कि राष्ट्रपति है, वो लोगों द्वारा परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखो, जो हम चुनते हैं लोकसभा में, लोकसभा सीट में जो लोकसभा सदस्य होते हैं, उनके द्वारा ही क्या किया जाता है, यहाँ पे राष्ट्रपति को चुना जाता है। वो हम आगे जब आएगा राष्ट्रपति का एक अलग से यहाँ पे संविधान में है आर्टिकल, तो उसके द्वारा हम डिटेल में समझेंगे। अभी हम यहाँ पे ओनली प्रस्तावना को देख रहे हैं, तो प्रस्तावना के हिसाब से हम छोटी मोटी जो चीजें हैं उसमें वो देख रहे हैं। अब बात करेंगे वास्तविक संप्रभुता की। तो गणराज्य व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक राजनीतिक संप्रभुता किसी एक शासक के बजाय क्या है, देश की आम जनता में निहित यहाँ पे होती है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। ब्रिटेन में आज भी क्या राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राजा या रानी का पद वंशानुगत होता है, इसलिए वह क्या गणतंत्र नहीं है। और इसके विपरीत भारत में क्या होता है, राष्ट्रपति का पद होता है। यहाँ पे निर्वाचन द्वारा तय होता है कि कौन यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बनेगा, कौन नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देख लेंगे प्रस्तावना के 4 मूल आदर्श हैं, जिसमें पहला है न्याय। अब इसमें न्याय कितने प्रकार की है, न्याय यहाँ पे 3 प्रकार के हैं। अभी बताया था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इनको याद कर लेना, ठीक है, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे बात करें तो इसकी 1917 में रूसी क्रांति से प्रेरित होकर ये 3 न्याय की हमने बात कर रखी है। दूसरा है स्वतंत्रता, लिबर्टी। यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यहाँ पे 4 प्रकार की स्वतंत्रता है भारतीय प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और समता यानी कि इक्वेलिटी की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की यहाँ पे समता का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं। और लोक नियोजन में भेदभाव यहाँ पे वर्जित है, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी होते हैं वैकेंसी वगैरह, उसमें यहाँ पे हालांकि इसका भी वो है अपवाद है, वो हम देखेंगे डिटेल में। फिलहाल अभी इतना समझ लेते हैं कि समता यानी कि इक्वेलिटी की प्रतिष्ठा यहाँ पे 2 प्रकार की है। अब बात करेंगे बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी, आपसी भाईचारे की भावना बढ़ाना, एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्यों यानी कि अनुच्छेद 51A के तहत इसे सुदृढ़ यहाँ पे किया गया है। व्यक्ति की गरिमा की बात करें तो KM मुंशी के द्वारा हर व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यक्तित्व क्या है, पवित्र है। और इसे क्या किया,
अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आधार पर इसको व्यापकता दी गई है। और लास्ट है एकता और अखंडता, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द यहाँ पे जोड़ा गया। तो ये वाला भी आप संविधान संशोधन याद कर लेना। जितने भी ये शब्द जोड़े गए ना प्रस्तावना में, वो सभी क्या है, इंपोर्टेंट है। यहाँ पे बात करेंगे व्यवहारिक रूप में, तो भारत में हर वर्ग को वोट देने का समान अधिकार है, जिसमें राजनीतिक न्याय की बात हो गई, बात रखने की आजादी यानी कि स्वतंत्रता की बात हो गई, और नौकरी में समान अवसर की बात हो गई। यहाँ पे समता की बात यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, संविधान का अंग है या नहीं है। इस पे भी बहुत सारी चर्चा हुई थी इतिहास में। तो हम देख लेते हैं हुआ क्या था। 1960 में बेरूवादी संघ मामला आया था, जो कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये गैर न्यायिक है तथा विधायिका की शक्ति का स्रोत ये नहीं है। लेकिन उसके बाद 1964 और 66 तक बीच में सज्जन सिंह मामला आया, और 64 में, और गोलकनाथ मामला आया 67 में। इसमें गोलकनाथ मामले में कहा गया कि जो न्यायालय है, प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा, शाश्वत और अपरिवर्तनीय कहा गया इस मामले में, और पूर्ण नियमों का जो निर्णय थे उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता यहाँ पे जताई। और ठीक इसके बाद 1973 में आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें ऐतिहासिक फैसला हुआ और न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले निर्णय लिया था उसको बदलते हुए ये कि यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1960 में कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, उसके बाद प्रस्तावना को क्या किया, 1973 में संविधान का अभिन्न अंग यहाँ पे स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट कर लिया। संसद के संशोधन की शक्ति की बात करें यहाँ पे, तो ये जो जितने भी संशोधन हुए हैं इसकी बात करते हैं। तो अनुच्छेद 368 के तहत, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बात हुई है संशोधन की, तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन यहाँ पे कर सकती है, लेकिन इसके आधारभूत ढांचे यानी कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसको नष्ट या परिवर्तित किए बिना सकारात्मक विस्तार यहाँ पे संभव है, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे संविधान पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड मुख्य उपयोगी तथ्य, जो कि एकमात्र संशोधन की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इंपोर्टेंट है। ऐतिहासिक स्रोत की बात करें तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श से गया फ्रांस की क्रांति जब 1979 और 1789 से 99 तक हुई थी, इसके कारण और न्याय के तत्व क्या है, रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी, इसके यहाँ पे से लिए गए हैं। अंगीकरण की तिथि की बात करें, संविधान की जो प्रस्तावना है इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जो कि आप प्रस्तावना में सीधे सीधे देख सकते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पे बात करेंगे सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये जो लाइन है ना, ये इन्होंने कही थी, ठीक है। ऐसा भी पूछ लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये किसने बोला था, तो ये बोला था सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। के.एम. मुंशी जी ने क्या बोला था, प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जन्म कुंडली की बात किसने की है, मुंशी जी ने की है। अब बात करेंगे धर्म के प्रति राज्य का व्यवहार है 3 रूप में। पहला रूप है नास्तिक राज्य, जो सभी धर्मों का विरोध करता है, और दूसरा क्या है, सैद्धांतिक राज्य, जिसका आधिकारिक धर्म होता है, उदाहरण श्रीलंका है इसका, और धर्म निरपेक्ष राज्य जो पूरी तरह से तटस्थ रहता है, उदाहरण इसका है भारत। कहने का मतलब यहाँ पे है धर्म के प्रति यानी कि धर्म के हिसाब से 3 तरह के यहाँ पे व्यवहार किए जाते हैं। जो पहला तो नास्तिक है, जो सभी धर्मों का विरोध करता है कि कोई धर्म को नहीं मानता, ठीक है, ऐसे भी राज्य होते हैं यानी कि ऐसा देश होता है। यहाँ पे सैद्धांतिक राज्य की बात करें तो कोई जिसका एक आधिकारिक धर्म होता है, जैसे उदाहरण क्या है, श्रीलंका का दे रखा है यहाँ पे। और भारत की बात करें तो भारत क्या है, तटस्थ है, यानी कि ये धर्म के मामले पे किसी को ऐसे सबको बराबर मानता है, ठीक है। तो ये तो हो गए दोस्तों बात जो संविधान का प्रस्तावना है चैप्टर नंबर 4 की बात। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि है भारत और उसका राज्य क्षेत्र है तथा राज्यों का पुनर्गठन। तो दोस्तों अब यहां से क्या है ना, आपके एक्चुअल में जो संविधान है यानी कि भारत जो पॉलिटी है, विषय पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था, उसके जितने भी अनुच्छेद बोलते हैं ना, यहाँ पर एक चीज लिख लेना, ये आपको याद करने वाली चीज है। क्या है इसमें जो संविधान है हमारा, उसमें कितने चीजें हैं, जैसे कि भाग की संख्या कितनी है,
22 भाग हैं। ये मूल संविधान की बात हो रही, ठीक है। 22 भाग, 8 क्या है अनुसूचियां, अनुसूचियां, तो 8 अनुसूचियां हैं। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद की संख्या थी 395। हालांकि अब बढ़ गई हैं, सारे भाग 25 हो गए हैं और यहाँ पे 12 भाग हो गए हैं, और 395 से लेके यहाँ पे बढ़ के 450 के समथिंग, यहाँ पे 295, सॉरी 395 लिख दिया मैंने गलती से, 295 अनुच्छेद, ठीक है। तो 350 के लगभग क्या हो गए, यहाँ पे 350 के लगभग अभी तक क्या हो गए वर्तमान में, ये अनुच्छेद हो गए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अब स्टार्ट, यहाँ पे पहले भाग 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हर भाग को लेते हुए चलेंगे तो यहाँ से कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा, फिर पॉलिटी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे इसके परिचय यानी कि परिभाषा की। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या है, भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का विस्तृत संवैधानिक उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अनुच्छेद 1 की बात करें तो ये स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, जो क्या है देश के नाम और उसकी प्रशासनिक शासन प्रणाली को परिभाषित करता है। एग्जाम्पल, संविधान की पहली अनुसूची में जो ये विनिष्ट है राज्य, राज्य का मतलब ये नहीं है कि उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, ठीक है। राज्य का मतलब यही हुआ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो क्या बोला है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि जो 28 राज्य हमारे उनका संघ होगा, और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है इनके, ठीक है, राज्यों के, ये संघ के हिस्से हैं। तो यही आपकी जो अनुच्छेद 1 है इसकी परिभाषा में यही बोला गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि ये अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते या सौदेबाजी का परिणाम यहाँ पे नहीं है। बात करें इसमें, भारतीय संघ के किसी भी राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं है। यानी कि अगर जैसे कोई बोल ले अरुणाचल प्रदेश या कहीं से भी नीचे से केरल या कोई भी राज्य बोल दे कि हम अब भारत से अलग होना चाहते हैं, तो उनको ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए। इसी कारण क्या है, भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। बात करेंगे इसके बाद, और ये लाइन भी आ जाती है, ठीक है, ये लाइन भी आ जाती है एग्जाम में। इसके बाद बात करेंगे भारत के जो राज्य क्षेत्र है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल होते हैं, जिसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची के संघ राज्य क्षेत्र, और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले अन्य राज्य क्षेत्र भी शामिल होते हैं। भारत की बात करें तो इसमें विभाजन की बात करें तो विभाजन के बाद स्थापित जो मजदूर केंद्रीय युक्त संघीय व्यवस्था का है, इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और प्रशासनिक सुदृढ़ता यहाँ पे बनाए रखना था। तो ये तो दोस्तों था अनुच्छेद नंबर 1, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 1 की बात हो गई है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 2, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना और सीमा परिवर्तन कैसे होता है। ये सब बातें बताई गई है अनुच्छेद नंबर 2 में। संसद को ये शक्ति देता है अनुच्छेद नंबर 2 कि वो विधि बनाकर यानी कि लॉ बनाकर नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कौन सा अनुच्छेद के तहत हो सकता है। तो ये कौन सा हो सकता है, अनुच्छेद नंबर 2 के तहत, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे उनकी स्थापना कर सकती है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। वहीं अनुच्छेद 3 की बात करें तो संसद को देश के आंतरिक मानचित्र को बदलने की शक्ति यहाँ पे देता है, जिसके तहत यह वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आंतरिक मानचित्र की बात करिए, ना कि बॉर्डर के मानचित्र की बात करिए, ठीक है। यानी कि एक राज्य का जो सीमा है वो दूसरे राज्य की सीमा से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें नाम में, क्षेत्र में, सीमा के नाम में परिवर्तन यहाँ पे कर सकते हैं। किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश था जो कि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल किया गया, और किसके द्वारा शामिल किया गया, अनुच्छेद 2 के तहत। वहीं पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग होकर क्या किया, उत्तराखंड निर्माण हमारा स्टेट बना, लेकिन ये अनुच्छेद 3 के तहत हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 के तहत बोला है आंतरिक बाउंड्री, यहाँ पे आंतरिक सीमाओं की यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या कर सकते हैं, बाहरी किसी राज्य को या किसी देश को संघ में शामिल कर सकते हैं, यानी कि भारत में शामिल कर सकते हैं। 2 और 3 में आपको फर्क पता चल गया होगा। अब देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें बात करेंगे तो ये
अनुच्छेद 2 दो प्रकार की शक्तियां देता है। पहली है नए राज्यों को संघ में मिलाने की शक्ति और दूसरी है नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। अनुच्छेद 3 की हमने बात कर ली है। उसकी जो सीमा है राज्य की, घटा भी बढ़ा सकते हैं और नाम भी परिवर्तन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र को बदलने के लिए विधेयक को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश या मंजूरी की यहाँ पे अनिवार्य रूप से होती है। बात करें यहाँ पे राष्ट्रपति क्या है, प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार के लिए विधेयक भेजेगा और उस संसद उस राज्य की राय मानने के लिए यहाँ पे बाध्य नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे उसको मानना ही मानना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करेंगे संसदीय कार्य विशेष बहुमत के बिना केवल साधारण बहुमत से आसानी से कर सकती है। और 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा राज्य विधानमंडल की राय मांगे जाने और समय सीमा निर्धारित करने का यहाँ पे प्रावधान जोड़ा गया है। तो ये तो हो गई बात अनुच्छेद नंबर 2 और 3 की। अब बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि ये बेरूवादी संघ मामला और राज्य क्षेत्र सौंपने की शक्ति। यहाँ पे बात करें तो 1960 में जो बेरूवादी संघ विवाद था, इससे एक प्रश्न जुड़ा था कि क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत भारत का कोई भूभाग किसी अन्य देश को भी सौंप सकती है। जैसे ले तो सकती है वो, अनुच्छेद 2 के तहत जोड़ सकती है, लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत क्या अन्य देश को दे सकती है। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 केवल देश के आंतरिक पुनर्गठन से संबंधित है, ना कि किसी तरह इसके तहत कोई बाहरी विदेशी राज्य को नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसका एग्जाम्पल है 100वें संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि समझौता यहाँ पे किया गया था, जिसमें भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्र यानी कि एनक्लेव्स को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया था और बांग्लादेश से क्या 51 अंतर क्षेत्र यहाँ पे भारत को यानी कि ये एक्सचेंज किए थे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 में हुए सीमा समझौते को लागू करने के लिए बेरूवारी क्षेत्र पाकिस्तान को यहाँ पे दिया जाना तय हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने 143 अनुच्छेद के तहत क्या किया, राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे जो राय मांगी थी उसमें कहा था कि विदेशी राज्य को भूभाग सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत क्या संशोधन करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद क्या किया, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 यहाँ पे पारित करके बेरूवादी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को यहाँ पे सौंप दिया। ओके, और न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी देश के साथ केवल सीमा विवाद सुलझाने या मामला अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण को सौंपने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि इसमें भूभाग का अर्पण नहीं होता है। तो अब बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है वो है देशी रियासतों का ऐतिहासिक एकीकरण। यहाँ पे जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उससे ठीक पहले भारतीय राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ था। पहला था ब्रिटिश भारत, यानी कि जहां पे ब्रिटिश का शासन था, और दूसरा था देशी रियासतें, यहाँ पे लोकल्स के जो राजा महाराजा थे उनकी रियासतें थी। तो दो टाइप के भूभाग में यहाँ पे बटा हुआ था भारत। उसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता हुई, तो स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के टाइम पे कुल भारत में 552 देशी रियासतें थी, जिसमें से 549 देशी रियासतें तो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से क्या हुआ भारत में शामिल हो गई, जबकि 3 जो शेष थे विशेष कार्यवाही द्वारा भारत में मिलाया गया। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से। यह है हैदराबाद, पहला था हैदराबाद, तो उसको पुलिस कार्यवाही यानी कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया, और जूनागढ़ जो था गुजरात में, ठीक, इसको जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संग्रह में मिलाया गया। अब तीसरा जो था जम्मू कश्मीर, इसकी बात करेंगे, पहले ऊपर देख लेते हैं फैक्ट। यहाँ पे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे, भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या अपने आप में स्वतंत्र रहो। यहाँ पे देशी रियासतों के भारत में सफल एकीकरण का मुख्य श्रेय जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इनको दिया जाता है। यहाँ पे जूनागढ़ रियासत की बात करें तो भारत में मिलाने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें जनता ने क्या किया, भारत के पक्ष में मत दिया था, यानी कि भारत में मिलने का। बात करेंगे हैदराबाद की, तो हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया गया, ऑपरेशन पोलो इसका नाम था। और इसके बाद तीसरी जो थी रियासत वो थी जम्मू कश्मीर, इसके शासक थे महाराजा हरि सिंह। इन्होंने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए क्या किया, भारत के साथ विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, और इसके साथ क्या हुआ, भारत का हिस्सा यहाँ पे जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया था।
अब इसके बाद देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग और प्रमुख समितियों की। तो यहाँ पे हुआ क्या ना, स्वतंत्रता के बाद जब यहाँ पे राज्य बन गए तो यहाँ पे दिक्कत भी आई, जिसकी थी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग यहाँ पे तेज होने लगी। यहाँ पे कहने लगे कि ये समस्या क्या है, तार्किक और प्रशासनिक समाधान के लिए सरकार ने समय समय पर विभिन्न आयोग के और समितियों का यहाँ पर गठन किया और देश में क्या है अखंडता सुरक्षित रहे यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषाई लोगों के लिए यहाँ पे बनाया गया था और आंध्र प्रदेश देश का पहला भाषाई यहाँ पे राज्य बना था। तो इसकी डिटेल में देख लेते हैं हुआ क्या था। तो 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग बना, जिसने भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा को यहाँ पे पुनर्गठन का आधार यहाँ पे बनाने की सिफारिश की थी। दिसंबर 1948 में जो जेवीपी समिति बनी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी, पटेल सरदार पटेल जी और सीतारमैया जी थे, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया जी, तो इनको बोलते हैं जेवीपी समिति। इन्होंने क्या किया, सुरक्षा के कारणों से भाषा आधारित राज्यों की मांग यहाँ पे कुछ वर्षों के लिए टाल दी। अब यहाँ पे टाल दी तो 1953 में कांग्रेस के नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने क्या किया, 56 दिन का आमरण अनशन कर दिया और इनके बाद इनका निधन भी हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जन आंदोलन हो गया, इनकी आक्रोश फैल गया यहाँ पे। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का गठन यहाँ पे करना पड़ा। तो दिसंबर 1953 की बात करें तो फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ पे बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू थे, ठीक है। तो ये 3 सदस्य थे, एक थे फजल अली, दूसरे थे के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू। तो यहाँ पे फजल अली आयोग जो था, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है 1955 में दी थी और भाषा के आधार को स्वीकार किया था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी कि एक भाषा एक राज्य यहाँ पे नहीं हो सकता, यानी कि सिंगल लैंग्वेज सिंगल भाषा यहाँ पे, सिंगल स्टेट यहाँ पे नहीं हो सकता। तो ऐसे तो बहुत भाषाएं हैं भारत में, तो दिक्कत हो जाती। इसलिए अब बात करें आयोग की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या किया, 1 नवंबर 1956 को देश में 14वां राज्य और 6 केंद्र शासित यहाँ पे बने, ठीक है, भाषाई आधार पे। अब बन गए तो उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 1956 के बाद जो बने राज्य हैं और उनके नाम परिवर्तन है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद देश की क्षेत्रीय सांस्कृतिक और राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण क्या है, नए राज्यों का निर्माण यहाँ पे जारी रहा, जिससे क्या हुआ, संसद ने समय समय पर विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से नए राज्यों को जन्म देते गए और कई राज्यों और राजधानियों के ऐतिहासिक नामों में भी यहाँ पे बदलाव किए। उदाहरण देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम यानी कि अपना ही देख लेते हैं, 2000 के द्वारा क्या किया, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल यानी कि वर्तमान में तो उत्तराखंड नाम है, इनका निर्माण किया अपने राज्य का नाम, जो क्या है देश का 27वां राज्य बना। बात करें इस क्रम में, यहाँ पे जितने सारे दे रखे हैं सभी के नाम परिवर्तन कब कैसे हुए, आप इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट डाउन कर लेना, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन और एक एक राज्य आपको याद होना चाहिए। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी ग्रुप में। बात करेंगे इसके बाद इस चैप्टर के लिए 1 लाइनर फैक्ट एग्जाम के दृष्टि से, इसमें भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक 4 अनुच्छेद हैं। इसके तहत क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन यहाँ पे मिलता है। बात करेंगे इसमें, संसद किसी भी नए राज्य के निर्माण या सीमा परिवर्तन का विधेयक क्या है केवल साधारण बहुमत से पास कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, लोगों को लगेगा या स्टूडेंट को लगेगा कि इसके लिए विशेष बहुमत की या 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी राज्य के निर्माण या सीमा परिवर्तन के लिए विधेयक केवल साधारण बहुमत से भी पास कर सकती है। और जेवीवी समिति की बात करें तो इनके 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारमैया। और वर्तमान समय की बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान की बात करें तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित क्या है प्रशासनिक उपबंधों का उल्लेख किया है। अब दोस्तों ये तो भाग 8 की बात है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन आज हमने क्या किया, भाग 1 कंप्लीट कर लिया है, जो कि भाग 1 में 1 से 4 तक के अनुच्छेद थे। बात करें इसमें, भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, क्योंकि क्या है भारत का कोई भी राज्य अपनी मर्जी से यहाँ पे संघ से अलग नहीं हो सकता। इसी क्रम में देखें, भाषाई आधार पर जो गठित होने वाला राज्य था, भारत का पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। इसी क्रम में देखें, फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बनाए गए थे।
उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड यहाँ पे कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि रिवीजन से एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होता। और आप भी जानते हैं रिवीजन ही क्या है, सिलेक्शन का असली सीक्रेट है। और आपकी इसी तैयारी को पक्का करने के लिए इन 180 डेज की सीरीज के साइड बाय साइड हम रिवीजन भी करेंगे रिवीजन सीरीज में। इसमें हर चैप्टर के बाद हम अटेम्प्ट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन होंगे जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी और अन्य राज्यों से संबंधित यानी कि स्टेट एग्जाम से संबंधित पिछले एग्जाम से में बार बार यहाँ पे पूछे गए हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट को समझने से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसको सॉल्व करने तक पूरा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे हो जाएगा शुरू से अंत तक। और अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब खुद दूंगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।